हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे। दोस्तों, कोशिका जो सेल होती है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते। और आपने दोस्तों अगर 9th में, 10th में, 11th में, 12th में अगर ये चैप्टर पढ़ा है और फिर भी आपको कन्फ्यूजिंग है, तो आज का लेक्चर आप शुरू से एंड तक इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो हमेशा के लिए चैप्टर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। और कोशिका से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप इंटरेस्ट रखिए और आप आज दोस्तों लेक्चर को देखने के बाद हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस महसूस हो जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका जो हमारी सेल है, क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। तो आप दोस्तों जो कठिन वर्ड आता है उनके आप नोट्स बनाइए और इसको समझिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें बायोलॉजी का एक इंट्रो क्या है कि बायोलॉजी में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वह लेक्चर देख लिया होगा। अगर वो देख लिया है तो आपको पता होगा कि जो पहला लेक्चर होता है वो सेल का ही होता है, जो हमारी कोशिका है। ठीक, तो आपको पता होगा जो हमारे अंग होते हैं, वह किससे बने होते हैं, तो वह टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किससे बनी होती है, तो कोशिका से बनी होती है। और हमारे अंग से ही बॉडी बनी होती है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है हमारी बॉडी में, कोशिका हो जाती है। तो कोशिका को जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले कि कोशिका जो सेल है, ये साइंस की किस ब्रांच में इसकी स्टडी होती है सेल की, तो साइटोलॉजी में। ठीक है, साइटोलॉजी में आपको पता होगा कि मतलब साइंस में हम जाते हैं तो जिस भी चीज़ की स्टडी होती है उसका नाम अलग होता है और ब्रांच का नाम कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सेम मिल जाएगा कि सेल की स्टडी साइटोलॉजी ब्रांच में होती है साइंस की। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन हुआ दूसरा। आपको यूँ क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो कोशिका की सबसे पहले खोज अगर किसी दोस्तों वह की थी हुक ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि कोशिका में जो खोज की थी वह की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक, सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। लेकिन वो मृत कोशिका थी दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, लेकिन वह एक मृत कोशिका थी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जीवित कोशिका की सबसे पहले स्टडी किसने की थी, तो एंटोनी लीवनहुक ने की थी। ठीक है, एंटोनी लीवनहुक ने 1667 में। इसके 2 वर्ष बाद दोस्तों दोनों में हुक हुक आ रहा, आप ध्यान रखें। पहली खोज तो फिर आएगा रॉबर्ट हुक, कब की थी, 1665 में। और जीवित कोशिका की 1667 में। उसके 2 वर्ष बाद एंटोनी लीवनहुक ने की थी। तो ये जीवित कोशिका थी, इसने मृत की थी दोस्तों। जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो मृत थी, एंटोनी लीवनहुक ने की वो जीवित थी। और उसने, आपको पता होगा कि बायोलॉजी में हम जाते हैं तो 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा बॉटनी हो जाता है और एक हमारा जूलॉजी हो जाता है। तो जूलॉजी में जो हमारे प्राणी रहते हैं उसमें जंतु कोशिका पाई जाती है, और वनस्पति जो हमारे प्लांट्स रहते हैं, पेड़ पौधे, उनमें पादप कोशिका पाई जाती है। तो इन्होंने दोनों की स्टडी की थी। प्राणियों में भी कोशिका की स्टडी की थी, खोज की थी, और वनस्पति में भी खोज की थी। तो जो प्राणियों में स्टडी की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले एंटोनी लीवनहुक ने जो जंतु कोशिका को खोजा था जंतुओं में, वो किस पर खोजा था, तो आपको याद रखना है टीथ, जो हमारे दांत होते हैं दोस्तों, उसमें उन्होंने सबसे पहले इस कोशिका को खोजा था। और अगर वनस्पति में देखें पादप कोशिकाओं में, तो उन्होंने जो खोजा था वो ओनियन, जो प्याज होता है, उस पर खोजा था। तो ये 4 क्वेश्चन बनते। सबसे पहली कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कब, 1665 में, लेकिन वह मृत कोशिका थी, मर चुकी थी। जीवित कोशिका की तो फिर एंटोनी लीवनहुक ने 1667 में। उसके 2 वर्ष बाद उन्होंने पादप और जंतु दोनों में खोजा। पादप में उन्होंने ओनियन में, और जंतु में अगर देखें तो दांत में, टीथ में। फिर जो कोशिका है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा पार्ट होता है, और वहीं से हमारा पूरा बिल्ड होता है। क्योंकि आप देखें ना, कोशिका से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही क्या होती है कि हमारे अंग बनते हैं, हमारे ऑर्गन बनते हैं, जैसे कि आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, मतलब
नाक, दांत और बाल सब जितना भी है वो सब किससे बनता है, तो वो अंग कोशिका से बनता है। और इन अंगों से ही क्या है कि हमारी बॉडी बनती है। तो दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये आपको याद रखना है, शेल्डन और स्वान ने इस परिभाषा को दिया था। तो 3 अलग अलग, पहली कोशिका की तो रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका की एंटोनी लेवनहुक, और जो परिभाषा दी है वो शेल्डन और स्वान ने दी है। तो ये 3 बेसिक सी बातें देख ली, और इसके अलावा कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। आपको पता होगा पादप, जो वनस्पति, जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें पादप कोशिका पाई जाती है। और जो जंतु, जो प्राणी होते हैं, मतलब एनिमल्स, जो हम लोग हैं एज अ ह्यूमन, और जितने भी एनिमल्स, जानवर आप देखते हैं, तो उसमें उनमें जंतु कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे पादप कोशिका में आपको पता होगा कि जो कोशिका रहती है बहुत बारीक बारीक रहती है, उसको हम ऐसे नहीं देख सकते, उसको मतलब कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, यूँ नहीं देख सकते। तो देखिए ये पादप कोशिकाएं कुछ इस तरह की, ये कुछ ऐसे, और इनमें इनको आसपास कवर करने के लिए एक बाउंड्री होती है, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक सेल होती है, एक झिल्ली होती है। तो ये जो पादप में पाई जाती है इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोला जाता है। ये आसपास और बीच में अंदर सेल है, ठीक। और अंदर जो पाई जाती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये पादप में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, पेड़ पौधे में। और जो जंतु में पाई जाती है आसपास कुछ इस तरह से ऐसी पाई जाती है, तो वह जंतु कोशिका में आसपास जो मिलेगी वो उसको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जो जंतुओं में, प्राणियों में जो आसपास मिलती है, जो एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, कोशिका झिल्ली रहती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और पादपों में जो रहती है वो सेल वॉल रहती है, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली इसमें भी रहती है, अंदर रहती है। पादपों में दोनों पाई जाती है, कोशिका भित्ति बाहर और झिल्ली अंदर, ठीक है। लेकिन जंतुओं में जो प्राणी है दोस्तों, उसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है और वह बाहर पाई जाती है। दोस्तों ये काफ़ी मुलायम रहती है। आपने एनिमल्स या एज ए ह्यूमन आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी में जो त्वचा रहती है, जो स्किन रहती है दोस्तों, वह काफ़ी नरम रहती है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे, जो प्लांट से, जो पेड़ है, जितने भी पौधे, उनको आप छूते हैं तो दोस्तों काफ़ी कठोर उनकी त्वचा हो जाती है। तो दोस्तों यही है, उनमें कोशिका, जो कोशिका रहती है, तो कोशिका के आसपास जो पाई जाती है वो पाई जाती है सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति, और हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं कि ये बनी कैसे होती है, जो ये आसपास का कोशिका के कवर करती है पूरा। तो ये बनी होती है दोस्तों, इसमें अगर देखें तो ये जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा बोलते हैं, तो जो 3 शर्करा होती है दोस्तों, पोलोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो ये मोनोसेकेराइड्स की बनी होती है कार्बोहाइड्रेट में। और ये अगर देखें दोस्तों प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक। ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो दोस्तों ये हमने देखा, ये सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका जो कड़क होती है, कठोर होती है। और ये जंतु कोशिका जो है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो बेसिक सी बातें दोस्तों जो हमने देखी, इसके बाद में हम कोशिका पर आते। और कोशिका को दोस्तों ये एक एक आपने अगर पढ़ा इनको कभी और फिर भी आपको कन्फ्यूजिंग है, तो इनको आप समझिए क्या होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, केंद्रकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप समझ लेंगे और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और इनको देखिए कोशिका में क्या कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों एक बेसिक से हम एक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का आप बना लीजिए दोस्तों। अगर पेंटिंग नहीं करना अच्छे से, क्योंकि आप चित्र पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का चित्र आपने दोस्तों पढ़ देखा होगा, और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है कि दोस्तों ये कितने, यहाँ बीच में आप देखिए तो केंद्रक आ जाता है, फिर आसपास इसके बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं कुछ इस तरह से। ये दोस्तों आसपास बीच में जो केंद्रक है, आपको केंद्रक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ सकता है। और बीच में जितने भी आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे नाम इसके आसपास है। तो एक कोशिका में इतने सारी कोशिका अंदर रहती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिका, तो सब कोशिका में दोस्तों आपको ये पार्ट नज़र आएंगे। तो हम एक कोशिका को समझ लेते हैं तो सब कोशिका को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस केंद्रक को, बीच में जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक। तो हम केंद्रक को सबसे पहले देखते हैं। देखिए
जो हमारा केंद्रक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस की स्टडी किसने की थी, मतलब इसकी खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक, अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अंदर बीच में एसिड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पानी की तरह, तो उसमें जो पाया जाता है, एक तो पाया जाता है डीएनए, ठीक, डीएनए पाया जाता है, और एक आरएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है और आरएनए, ये अंदर क्या होता है, केंद्रक की खोज तो इसने कर ली रॉबर्ट ब्राउन ने, और केंद्रक जो है कोशिका का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी कोशिका में, उसका जो केंद्रक होता है, बीच में न्यूक्लियस, और वह एक मैनेजर है, मैनेज सबको मैनेज करता है, मैनेज की तरह कार्य करता है जो केंद्रक होता है, जैसे सबको बैलेंस रखता है, वो जो मैनेज करता है, आपने कोई कंपनी में देखा होगा मैनेजर सबको मैनेज रखता है, इसी तरह ये सबको मैनेज करता है। और दोस्तों इसको ब्रेन बोल सकते हैं, किसका, केंद्र मतलब जो कोशिका का ब्रेन। जिस तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा माइंड करता है, हमारा मतलब कि दिमाग करता है, तो उसी तरह जो कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, पूरा मैनेज कौन करता है इन सबको, तो केंद्र करता है, न्यूक्लियस करता है। और सबसे लार्जेस्ट पार्ट, एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, तो वो केंद्रक होता है। इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब देखिए डीएनए और आरएनए इसके अंदर पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो ये क्या होता है, देखिए पहले डीएनए को देखते हैं। ठीक, डीएनए का आपको ध्यान रखना है। डीएनए की खोज अगर की दोस्तों, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की है, और आरएनए की खोज अगर देखें तो शेल्डन मिशर इसका नाम हो जाता है। ठीक, डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाता है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। तो सबसे पहले डीएनए को देखेंगे, जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की। ये डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर ही दोस्तों आपको डीएनए के ऊपर ही आपको अणुसूत्र देखने को मिलेंगे, और अणुसूत्र में ही आपको जीन देखने को मिलेंगे। तो ये डीएनए क्या होता है, देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि जब माँ के पेट में कोई बच्चे का निर्माण होने वाला होता है, मतलब बीज उसमें रहता है और धीरे धीरे वो बनना शुरू होता है बच्चा, तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं अणुसूत्र के जरिए। तो देखिए दोस्तों डीएनए और आरएनए क्या होता है, सबसे पहले डीएनए तो अणुसूत्र। आपको पता होगा कि अगर देखें तो कोई भी बच्चा अगर दोस्तों बनता है तो उसमें 23 जोड़े होते हैं, मतलब 23 पेयर होते हैं। तो एक पेयर में 2 होते हैं, XY ऐसे, तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में किसी बच्चे का निर्माण होता है, कोई बच्चा बनता है, मतलब उसका जन्म होता है। ठीक है, तो देखिए 22 जोड़े तो एक जैसे रहते हैं, और 23वें जोड़े में तय होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। 22 जोड़े तो एक जैसे रहते हैं। देखो दोस्तों डीएनए इतना इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। डीएनए को जानिए कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब फिर उसके बाद अणुसूत्र और फिर जीन को देखेंगे तो डीएनए के अंदर ही अणुसूत्र और जीन है। देखिए आप समझिए, यहाँ पर ये पिता हो जाता है, यहाँ पर अगर पिता को पहले ले लेते हैं और फिर आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर पिता आ जाता है और यहाँ पर माता आ जाती है। ठीक, देखिए ये माता पिता हो जाते हैं। तो 23 जोड़े में कोई बच्चा बनता है, तो देखिए यहाँ पर हो जाते हैं, कितने जोड़े हो जाते हैं, 22 जोड़े तो एक जैसे रहते हैं। 23वें जोड़े में तय होता है कि वो लड़का होगा लड़की। देखिए पिता का अणुसूत्र दोस्तों XY होता है और माता का XX होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 23वां जोड़ा, 22 जोड़े तो कंप्लीट हो चुके। 23वां जोड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ से X आएगा। ठीक, और इधर से पिता का अणुसूत्र में से Y आ गया, तो दोस्तों एक जोड़ा बन गया 23वां, मतलब कि 22 और 23 कुल हो गए 46। एक जोड़े में 2 रहते हैं मेंबर, तो 46 हो गए, मतलब एक से एक तो वह लड़की हो जाएगी। ठीक, अब देखिए अगर ये नहीं आया और माता का X आ गया और पिता का Y आया, तो ये लड़का बन गया। मतलब दोस्तों महिला के पास तो एक से एक अणुसूत्र ही रहते हैं, चाहे ये आए चाहे ये आए। लेकिन पुरुष का अगर ये आया अणुसूत्र X तो वो लड़की होगी, और अगर ये नहीं आया ना Y आया तो लड़का होगा। मतलब तय कौन कर रहा है दोस्तों, किसका जेंडर तय कौन कर रहा है, तो जो पुरुष का अणुसूत्र होता है वो ही जेंडर तय करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो पुरुष का यहाँ पर अणुसूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों आपको पता होगा
अगर हम गांव में जाते हैं या कहाँ भी आपने देखा होगा कहावत, जो कि अब तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि अगर किसी महिला को ज़्यादा लड़की लड़की हो जा रही है तो ऐसा उस पर दोष दिया जाता था कि उसको लड़की लड़की क्यों हो रही है, मतलब जरूर उसके कुछ बुरे कर्म होंगे या उसने कुछ ऐसा किया होगा, मनहूस होगी, इसलिए उसको लड़की लड़की हो रही है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि महिला के पास तो एक से एक गुण मतलब अणुसूत्र ही होते हैं, तो जो पुरुष का अणुसूत्र है वो उसके अणुसूत्र से ही तय होता है कि वह लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों साइंस यही होता है, हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में बताता है और जो रियलिटी उसको बताता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर हम गांव में जाते तो ये कहा जाता है कि अगर इसके मतलब कि कोई महिला को लड़की लड़की है तो ज़रूर इस मतलब मनहूस से ये लड़की लड़कियों को जन्म दे रही है, और मतलब कि उसको मतलब काफ़ी परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और आपने देखा होगा कि इतनी सारी लड़कियां होती है तो मतलब उसको परेशान किया जाता है और उसकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें काफ़ी समस्या आ जाती है। लेकिन दोस्तों हमने देखा काफ़ी अच्छे से कि पुरुष का अणुसूत्र तय करता है कि लड़का होगा लड़की होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप पुरुष को दोष दे सकते हैं कि मतलब लड़का और लड़की होना तो पुरुष के अणुसूत्र से निर्भर है, महिला का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। लेकिन दोस्तों उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर वो उसके अणुसूत्र आते हैं तो वो अपनी मर्जी से ही आते हैं, उसमें पुरुष का मतलब इस तरह से नहीं है कि वो चाह रहा है तो नहीं आ रहे। तो वही है कि पुरुष के अणुसूत्र से तय होता है, एक से आएगा तो लड़की हो जाएगी और वाई आएगा 23वें जोड़े में तो वह लड़का हो जाएगा। तो आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि 22 जोड़े तय हो जाते और एक जोड़े में एक पेयर में 2 रहते एक से वाई, तो 22 तो एक जैसे होते। 23वें जोड़े से तय होता है उसका जेंडर कि वह लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने देखा, अब आपको अणुसूत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें हमेशा जहाँ पर भी दोस्तों अगर देखा जाए लड़की लड़की किसी को होती है तो उसमें पुरुष का जो अणुसूत्र है वो उससे ही पता चलता है कि वो मतलब क्या जो लड़की हो रही है तो मतलब किस कारण हो रही है। ठीक, महिला का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। और दोस्तों आपने देखा होगा अगर किसी को गांव में अगर जाते हैं तो किसको ज़्यादा लड़की लड़की हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि भाई इस पर कुछ साया है, इसलिए इसको लड़का हो ही नहीं रहा है, लड़की लड़की हो रही है। तो दोस्तों बात कुछ और है जो हमने साइंस के नज़रिए से देखा। तो दोस्तों साइंस वही है, हर चीज़ को रियलिटी में बताता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अणुसूत्र का क्या कार्य रहता है, कैसे लड़का लड़की का जन्म होता है। ठीक, अब देखिए जिन को हम देखते हैं तो दोस्तों अणुसूत्र कैरेक्टर बताते हैं और जिन जो रहते हैं अणुसूत्र जो तो जेंडर बताते हैं, और जो जिन रहते हैं इसकी खोज जॉनसन ने की थी। सबसे पहले मटर में इसकी खोज हुई थी क्योंकि सबसे कम जिन उसमें पाए जाते हैं, तो आसानी से जिन को खोज लिया गया था मटर में। ठीक, जो मेंढक ने मतलब इसकी खोज की थी, एक साइंटिस्ट थे। तो देखिए जिन से दोस्तों जेंडर मतलब कैरेक्टर बनता है कि वो लड़का या लड़की किस तरह का होगा, उसके माता पिता जैसा होगा, उसके नाना नानी दादा दादी, उसकी आदत कैसी रहेगी, कैसा हंसेगा, कैसे बोलेगा, कैसे रोएगा, तो ये मतलब कि जिन से तय होता है। तो जेंडर अणुसूत्र से तय होता है और जिन से उसका कैरेक्टर तय होता है। तो दोस्तों ये दोनों डीएनए में पाए जाते हैं और आपने देख लिया होगा कि डीएनए में जो अणुसूत्र जिन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए आरएनए का क्या काम होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम हो जाता है। इसकी खोज अगर देखें तो मिस्चर ने इसकी खोज की थी। ये क्या कार्य करता है, ये प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं आरएनए के, एक तो हो जाता है एमआरएनए, एक हो जाता है आरआरएनए, एक हो जाता है टीआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेज, आर का मतलब होता है जो प्रोटीन बनाना, और टीआरएनए ट्रांसपोर्ट। दोस्तों ये राइबोज जो अभी आप देखें साइंस में तो दोस्तों उसका मतलब प्रोटीन ही होता है। आपने दोस्तों डीएनए तो देखा, तो मतलब कोई बच्चा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जाइगोट बन जाता है, मतलब जो जाइगोट बन जाता है 23 जोड़े मिल जाते तो लड़का होगा लड़की है तो तय हो जाता है, और जिन कैरेक्टर भी बन जाता है कि किस तरह का लड़का लड़की रहेगा, और दोस्तों किस तरह से फिर उसकी बॉडी बनना शुरू होती है। पहले सिर बनता है, फिर हाथ पैर, धीरे धीरे तो वह आरएनए से तय होता है, मतलब कि उसकी प्रोटीन लाते हैं वो, और उस तरह से फिर उस बॉडी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये वही है कि फिर धीरे धीरे कहाँ एनर्जी की ज़रूरत है उस तरीके से मैसेज लाता है, एमआरएनए मैसेज लाता है और फिर आरएनए उस हिसाब से बनाता है, और टीआरएनए फिर उस हिसाब से वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। तो ये केंद्रक के बारे में देखा, और ये यहाँ पर होता है दोस्तों न्यूक्लियस फॉर्म में होता है। दोस्तों
दोस्तों ये सब कोशिका में हो रहा है। कोशिका को हम इतने अंदर से हम देख नहीं सकते, उसको मशीन से देखा जाता है, और कोशिका के अंदर फिर इतनी सारी ये सब आ जाते हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत बारीक बारीक हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, और इनका कितना बड़ा बड़ा काम होता है वो आप देख रहे हैं। अब देखिए, हमने केंद्रक को देखा, केंद्रक के बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो ओल्डमैन ने की। और ओल्डमैन ने नाम नहीं दिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये नाम मेंडा ने दिया है, ठीक है। ओल्डमैन ने खोज की माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन नाम जो है मेंडा ने दिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा फिर ट्रांसफर होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट हो जाता है कोशिका, किसी भी कोशिका में जो केंद्रक के बाद सबसे बड़ा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, ठीक। इसमें भी आपको डीएनए देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज बनता है उसका पोषक तत्व ग्लूकोज, और पर पानी पीते और ऑक्सीजन O2 लेते हैं, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हर सेल हमारी देखते हैं कोशिका, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमको एनर्जी देता है, और फिर एनर्जी दोस्तों कोशिका में जाती है, कोशिका से अंग चलने लगते हैं, और सब अंग चलेंगे तो हमारी बॉडी चलने लगती है। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी को बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपने देखा। अब देखिए लाइसोसोम आ जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्मघात की थैली कहा जाता है। इसको आत्मघात की थैली क्यों कहा जाता है? सबसे पहले समझिए कि इसकी खोज किसने की, तो डी डुब ने लाइसोसोम की खोज की। अब इसका कार्य रहता है कि बाहर से जो भी कोई मतलब कि वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, उसको मतलब कि प्रोटेक्ट करना, उसको वहीं पर मार देना, वहीं पर ख़त्म कर देना, उस वायरस को मतलब अंदर नहीं आने देना। तो ये क्या करता है, जैसे कोई वायरस आता है तो कुछ इस तरह से मतलब कि ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है, एक की मतलब कि कुछ इस तरह से इसकी एक सीमा रहती है, कुछ इस तरह से बाउंड्री। उस बाउंड्री में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे ही अणुसूत्र कोई बैक्टीरिया वायरस को देखता है तो ये यहाँ पर बनना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बनना शुरू कर देता है, जैसे ही वो कोई बैक्टीरिया वायरस आता है इसको ये मारना शुरू कर देता है, ठीक। यहाँ तक तो दोस्तों सही है। इसका कार्य यही है लाइसोसोम का कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आए उसको मारना, मतलब इन सबको सुरक्षित रखना, ठीक है, इन सभी सेलों को। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, या कुछ ऐसा वायरस बैक्टीरिया, या कुछ हम कुछ भी खा लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो लाइसोसोम बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। और जब बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं तो ये इसकी बाउंड्री को ही तोड़ देता है। जब ये इसकी बाउंड्री को तोड़ देता है तो बाहर फैलने लगता है। जब बाहर फैलने लगता है दोस्तों तो फिर क्या है, धीरे धीरे इन सभी कोशिकाओं को ये मारना शुरू कर देता है। केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, अंतर प्रद्युजालिका जितने भी, और अंत में ये खुद को भी मार लेता है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि इन सभी की रक्षा के लिए होता है, लेकिन ऐसा समय आता है जब बहुत अधिक बन जाता है तो इन सबको मार देता है और धीरे धीरे खुद ही मर जाता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग, आत्मघात की थैली भी कहते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा एक, जैसे कि आप यूँ समझिए कि एक पानी दोस्तों यहाँ पर भरा है यहाँ पर, और चारों तरफ उसके दीवार है, लेकिन वह जैसे दीवार फूटती है दोस्तों आसपास के सब दूर पानी पानी हो जाता है, तबाही मचा देता है। ऐसा ही कुछ ये जैसा इसकी बाउंड्री फूटती है दोस्तों ये सबको मार देता है और खुद भी मर जाता है, इसलिए इसको आत्मघात की थैली कहा जाता है। आपने दोस्तों एक देखा होगा, एक सांप को देखिए आप, सांप और नागिन आपने देखा होगा, जो वो बच्चे देती है तो वो बच्चे देने के बाद खुद ही उसको खाना शुरू कर देती है। तो ऐसा ये लाइसोसोम होता तो उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सबको दोस्तों मारना शुरू कर देता, अंत में खुद भी मर जाता है। तो ये लाइसोसोम का हमने देखा। अब राइबोसोम का देखते हैं। राइबोसोम की खोज पेलोड ने की है, सबसे पहले याद रखना है। और राइबोसोम का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है, अभी हमने देखा। अब देखिए दोस्तों जो राइबोसोम है हमने देखा कि एमआरएनए मैसेज लाता है, और आरआरएनए उस हिसाब से प्रोटीन बनाता है, और टीआरएनए वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन को। दोस्तों वही है जो हमारी बॉडी में इतनी सारी कोशिकाएं दोस्तों, हर जगह कोशिका पाई जाती है, और उन कोशिका में ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब जो राइबोसोम है जो दोस्तों जहाँ पर एमआरएनए मैसेज लाता है, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि अभी हम खड़े हैं, अभी दोस्तों हम लोग खड़े हैं, लेकिन
जीभ हम बोल रहे हैं तो जीभ क्या है दोस्तों, चल रही है। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर हो रही है, जीभ, क्योंकि जीभ चल रही है तो दोस्तों एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो रही है ना, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हमारी पूरी बॉडी तो एक जैसी दोस्तों खड़ी है, तो जहाँ भी दोस्तों हर कोशिका में ये सब मौजूद रहते, तो जहाँ भी राइबोसोम बन रहा है तो सारी एनर्जी को कन्वर्ट करके mRNA वो यहाँ पर लाएगा जीभ के पास। दोस्तों सबको बताएगा कि एनर्जी की वहाँ पर ज़रूरत है जीभ के पास। तो जितनी भी कोशिकाओं में जो राइबोसोम है वहाँ से दोस्तों एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जीभ की कोशिका के पास। तो mRNA का यही मतलब होता है, वो मैसेज लेकर आता है कि वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है। फिर RNA उस हिसाब से बनाता रहता है दोस्तों, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि स्टोर रहता है, मतलब बनता रहता है जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देखा होगा आपने, हम गोडाउन रखते हैं तो गोडाउन में जैसे ही ज़रूरत होती है कुछ सामान की वहाँ से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज लाया कि वहाँ पर कहाँ भी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है तो प्रोटीन बनाना शुरू हो जाएगा। RNA प्रोटीन बनाएगा, tRNA फिर वहाँ पर उस प्रोटीन को पहुँचाएगा, तो ये राइबोसोम हो जाता है। अब गाल्जी बॉडी, गाल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। अब देखिए गाल्जी बॉडी का दोस्तों क्या कार्य रहता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह कार्य करता है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ट्रैफिक साफ करने का कार्य करता है। आपने देखा होगा सिटी, बड़ी बड़ी सिटियों में ट्रैफिक पुलिस रहती है, तो जैसे ही ट्रैफिक दोस्तों जाम होता है तो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को हटाने का कार्य करती है, रास्ते को साफ करने का कार्य करती है ताकि सब काम अच्छे से चलता रहे। तो देखिए दोस्तों, ताकि यातायात रुके नहीं। अब देखिए यही काम हमारी बॉडी में गाल्जी बॉडी करता है, जिसका नाम उसके साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ही रखा गया है, कैमिलो गाल्जी के ऊपर। देखिए ये क्या कार्य करता है। अब देखिए